Hello students, myself R.K. Patel, PGT Biology, KV NFR, Maligaon. Students, today I am going to start new chapter, that is the principle of inheritance and variation. Here we know about the traits we are passing from their parents to offspring, and in offspring what are similarities and dissimilarities, how these traits passed, and what are these traits, what is responsible for transferring of these traits. So let us start the chapter. First, we know about the genetics. Definition of genetics. Genetics is a branch of biology. Genetics is a branch of biology dealing with inheritance and variation of characters from parents to offspring. यहाँ एक मिस्टेक है, आप नहीं होगा टू होगा, टू offspring. तो क्या हो गया, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम पेरेंट्स के कैरेक्टर का इनहेरिटेंस यानी उनके ऑफस्प्रिंग में जाता कैसा है और उनमें वेरिएशंस क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स. एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस, जैसा कि हमने बताया है, ये दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स. यहाँ पे तीन बातों को ध्यान रखें. वन इज द कैरेक्टर्स आर ट्रेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम parents to offspring or progeny. This process is called inheritance. And what is variation? These are biological term, very important for CBSE exam. Degree by which progeny differs from its parents. आप लोग जानते हैं कि जब कोई ऑफस्प्रिंग बच्चा पैदा होता है तो कई लोग चर्चा करते हैं ये बिल्कुल अपने मदर पे गया है या फादर पे गया है. कभी कभी ऐसा होता है कि वो न मदर पे गया होता है न फादर पे गया होता है. तो क्या होता है, देयर आर डिफरेंसेज. दीज डिफरेंसेज इन ट्रेट्स आर कॉल्ड वेरिएशन. अभी आगे हम बताएंगे ये डिफरेंसेस कैसे आते हैं. आप लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे जीन के एक्सचेंज होते हैं. ये आगे के टॉपिक में आता जाएगा. इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है. ये CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बहुत तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं. स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है, वो डिटेल ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं लेकिन टू द पॉइंट आंसर देने में सफल नहीं होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानेंगे कि जेनेटिक्स की स्टडी कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया. बहुत सारे लोग जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे लेकिन वो किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे थे. तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, he is known as the father of genetics, proposed the laws of inheritance. First time in the history of biology, Mendel proposed the laws of inheritance. मेंडल क्यों सफल हुए इसके बारे में भी हमें जानेंगे. मेंडल कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे. ही वाज जस्ट अ monk in a monastery. ये चर्च थे, गिरजाघर में पादरी थे, चर्च में पादरी थे. लेकिन इनका जो है लाइफ साइंस में बहुत इंटरेस्ट था. इन्होंने क्या किया, किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट किया. ही यूज्ड गार्डन पी एज हिज सैंपल. तो यहाँ पे बोर्ड में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है,
कि मेंडल ने किस प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो गार्डन पी, इसका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम पूछा जाता, हमेशा याद रखना है। दैट इज द पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। द बोटेनिकल नाम ऑफ दिस गार्डन पी इज पाइसम सटाइवम, जिसपे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। आगे हम ये भी जानेंगे कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी को ही क्यों चुना। लार्ज सैम्पलिंग साइज गेव credibility to his collected data. Garden pea plant possess certain completely opposite traits. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीट करके आता है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चुना। आप लोग जानते हैं इसका लाइफ स्पान बिल्कुल शॉर्ट होता है, 3 और 4 मंथ में, बल्कि 3 मंथ से कम में ही अभी नेक्स्ट जनरेशन उसकी मिल जाती हैं। और इनमें क्लियर कट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। गार्डन पी प्लांट्स पोसेस सर्टेन, यहाँ देख लीजिए, पोसेस सर्टेन कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सफल हुए। टाल एंड ड्वार्फ। और एक कारण था, मेंडल ने बायोलॉजी में फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स यूज किया। ये नेक्स्ट जनरेशन के जो सीड्स थे उनके काउंटिंग में, उनके ट्रेड्स किस रेशियो में पास कर रहे थे, रेशियो निकालने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि मेंडल फर्स्ट टाइम जो है बायोलॉजी मैथमेटिक्स यूज किए। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि गार्डन पी प्लांट्स में वो कौन से 7 पेयर ट्रेड्स होते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उन्होंने 7 ट्रेड, पहला लिया स्टेम हाइट, जो प्लांट था उसकी स्टेम हाइट को लिया। कुछ प्लांट में बिल्कुल टाल स्टेम था और कुछ प्लांट में बिल्कुल ड्वार्फ स्टेम था। इनके बीच उन्होंने क्रॉस हिब्रिडाइजेशन कराया और जो F1 जनरेशन था उसकी स्टडी किया। बाद में उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, टेस्ट क्रॉस होने दिया, उनकी स्टडी किया। दूसरा था फ्लावर कलर। आप देखते हैं कि पी प्लांट में बिल्कुल क्लियर कट, कुछ में जो है वायलेट कलर होता है और कुछ में वाइट कलर होता है। अगला नेक्स्ट उन्होंने लिया फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। आप लोग ये जानते हो, दिस इज द पी प्लांट, सपोज दिस इज पी प्लांट। इफ द फ्लावर इज लोकेटेड हियर then it is the terminal, and if the flower is located here then it is the axial position. इसको भी उन्होंने लिया। नेक्स्ट दिया पार्ट शेप। पार्ट शेप में उन्होंने लिया इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कुछ पार्ट इस तरीके से बिल्कुल इन्फ्लेटेड थी और कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, इनको लिया उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने लिया पार्ट कलर। आप लोग देखे होंगे पार्ट कलर, इसकी जो फली होती है कुछ में ग्रीन होती है और कुछ में येलो होती है, तो उसको भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में लिया। फिर शीट शेप लिया। आप लोगों ने देखा होगा कि पी शीट कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं। एक क्या था, राउंड शेप था, और एक क्या था, रिंकल शेप था। सीड कलर कुछ में येलो था, कुछ में ग्रीन था। तो जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो ऐसे प्लांट को लिया जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट बिल्कुल क्लियर कट रखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ सेवरल जनरेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होता है। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक प्लांट उन्होंने चुना, उसके मेल फीमेल में क्रॉस कराया, सेल्फ मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो देखा उन्होंने कि जनरेशन टू जनरेशन, हर जनरेशन में सेम जा रहा। जैसे उन्होंने मान लीजिए कि सीड का कलर लिया, सीड का कलर लिया, येलो लिया, तो देखा कि उसमें हर बार येलो सीड ही डेवलप्ड हो रहा। और जब उन्होंने ग्रीन सीड लिया तो देखा कि हर जनरेशन में वो
ग्रीन सीड डेवलप हो रहा था, मतलब एक ट्रेड में कांस्टेंसी थी, वहाँ वेरिएशन नहीं आ रहा, इसीलिए इसको जो है ट्रू ब्रीड लाइन्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आप लोगों के एग्जाम में। फिर जो है 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वेयर इसी तरीके से सिलेक्टेड एज पेयर्स। हाँ, पहले उनको सेल्फ पॉलिनेशन करा करा करके देखा कि उनके जो नए ऑफ स्प्रिंग हैं उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। जब वेरिएशन नहीं पाया तो बोले कि ये जो है प्योर लाइन वाले प्लांट्स हैं, उनको सेलेक्ट किया। अब आगे जो है उनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन किस तरीके से कराए, आगे मैं जानूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हिब्रिडाइजेशन कहते हैं, was performed on such varieties to obtain first hybrid generation known as the first failure generation। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते हैं, इसके स्टेप क्या होते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आता है। हालांकि ये 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, एक फ्लावर है पी का, जानते हैं कि ये बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो स्टैमेन है उसको रिमूव कर देंगे, स्टैमेन को रिमूव कर देंगे। और इस प्रोसेस को आप लोग जानते हैं इमैस्कुलेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ स्टैमेन फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब उसको क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। बैगिंग मतलब पॉलीथीन से उसको ढक देंगे, जिससे कि उसी वैरायटी का पॉलन ग्रेन्स उस पे आके ना पड़े। अब वहाँ पे केवल फीमेल पार्ट पिस्टिल रह गया है। अब हम डिजायर्ड, मान लीजिए ये टाल प्लांट्स वाला था, उसमें से हमने स्टेमन रिमूव किया। अब हम डिजायर्ड ट्रेड्स ड्वार्फ प्लांट वाले से हम पॉलन ग्रेन्स लाएंगे और इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अब आगे हम ट्रेड की स्टडी करेंगे इस तरीके से। अब मेंडल जो थे, चाहे कहिए लकी थे या उन्होंने इंसाइट यूज किया अपना, उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, हालांकि उस समय जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन नाम नहीं दिया गया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट के बारे में उन्होंने किया। किस तरीके से किया, आफ्टर हिब्रिडाइजेशन F1 जनरेशन सो ऑप्टेन, मेंडल देखे कि जब टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो जो F1 जनरेशन थी उसमें सभी प्लांट जो है केवल टाल प्लांट आए, सभी सारे के सारे टाल प्लांट आए। फिर अब सोचने की बात है, ये ड्वार्फ प्लांट, ये जो ट्रेड था ये कहाँ चला गया, आगे हम इसको बताएंगे। फिर इसके बाद देखा कि जो उनको F1 जनरेशन में टाल प्लांट मिला, दो टाल प्लांट के बीच में उन्होंने सेल्फिंग होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। और जब F2 जनरेशन आया तो उसमें देखा कि कुछ ड्वार्फ प्लांट डेवलप्ड हो गए। इसका मतलब जो है फर्स्ट जनरेशन में ये प्लांट नहीं डेवलप्ड हुआ, लेकिन सेकंड जनरेशन में ये डेवलप्ड हुआ। इसका मतलब इसका जीन्स था फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन वो किसी वजह से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इस टाल प्लांट का जीन्स जो है ड्वार्फ प्लांट के जीन को सप्रेस कर दिया, यानी टाल प्लांट का जीन डोमिनेंट हो गया और जो ड्वार्फ प्लांट था उसका जीन रिसेसिव हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि मेंडल प्रपोज दैट समथिंग इज बीइंग पास्ड। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, मेंडल ने सोचा, हमने बताया कि जीन्स की जानकारी नहीं थी, कि मेंडल ने सोचा कि कोई चीज़ तो है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी, तो उसी को उन्होंने फैक्टर्स नाम दिया। ये क्वेश्चन खूब आता है, मेंडल ने किसके लिए फैक्टर्स नाम दिया, एक्चुअली ये जीन्स के लिए दिया था, क्योंकि जीन्स की जानकारी उस समय नहीं थी, लेकिन मेंडल्स का फैक्टर्स ही जीन्स था। फैक्टर कंटेन एंड कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, और मेंडल ने इतना तक बता दिया कि यही फैक्टर है जिसमें कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है और इसी वजह से पास हो रहा है। बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय के लिए। और मेंडल ने एक चीज़ बताई, एलील्स।
अब जो सेम फैक्टर था, उन्होंने बताया कि इस फैक्टर के 2 वर्जन है। मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर ये पास कर रहा है ट्रेट को, इसके 2 वर्जन हैं और दोनों वर्जन स्लाइटली डिफरेंट हैं। अगर ये स्लाइटली डिफरेंट है तो इसी को हमने एलील कहा। आगे इसके बारे में ही हम जानकारी करेंगे। 2 एलील्स कोड फॉर ए पेयर ऑफ 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, वो कोड कर रहे हैं। आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, टाल एंड ड्वार्फ का। बताया कि एक फैक्टर तो टाल के लिए कोड कर रहा है और दूसरा फैक्टर ड्वार्फ के लिए कोड कर रहा है। तो आगे हम इसी को वन जीन के एक्सप्रेशन के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है पूछा जाता है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही कंसीडर्ड ओनली सिंगल करेक्टर सिंगल ट्रेट, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, दिस शुड बी प्लांट। प्लांट की हाइट लिया, ये एक ट्रेट है, एक सिंगल ट्रेट है, प्लांट की हाइट लिया उन्होंने, दिस इज द सिंगल ट्रेट। सिंगल ट्रेट है, इसके 2 वर्जन हैं, कोई टाल है तब भी हाइट है, कोई ड्वार्फ है तब भी हाइट है, तो इसका मतलब इसके ये 2 वर्जन हैं। तो कैसे उन्होंने किस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्लास कराया, तो अपने एक्सपेरिमेंट में हमने बताया कि प्योर ब्रीड लाइन को ध्यान रखना है। प्योर टाल प्लांट लिया और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया, तो देखा कि F1 जनरेशन में सभी प्लांट टाल हुए। इसके बाद इनमें सेल्फिंग कराया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया, देखा गया कि F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया। उसमें देखा 3 प्लांट तो टाल थे लेकिन एक प्लांट ड्वार्फ था ऊपर से देखने में, और इसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। जो फिजिकल अपीयरेंस है वो फिनोटाइप है, और इसके अंदर का जो जीनिक फ्रेमवर्क है वो जीनोटाइप है। ऊपर से देखने में देखा कि 3 प्लांट टाल लग रहे थे और 1 प्लांट जो है ड्वार्फ लग रहे थे। तो इस तरीके से 3:1 का रेशियो हुआ। लेकिन अब यहाँ पे फिर से देखा, अब इसके लिए उन्होंने देखा कि टेस्ट क्रॉस कराया, इसमें से कौन प्योर लाइन वाला है और कौन जो है प्योर लाइन वाला नहीं है। इसी के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया और इसका भी स्टडी किया। तो इन्होंने बताया मेंडल ने कि जैसे कैपिटल टी टाल के लिए लिया, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए लिया, और कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टाल के लिए है। लेकिन उन्होंने देखा कि जो कैपिटल टी है ये टाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी जो है ये ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज 1 टाल एंड 1 ड्वार्फ ट्रेट। तो यहाँ पे देखा कि इस कंडीशन में प्लांट जो होता है टाल ही होता है। अब क्यों टाल हुआ, इसका मतलब इस टाल फैक्टर ने ड्वार्फ ट्रेट को सप्रेस कर दिया, ये डोमिनेट हो गया और उसको सप्रेस कर दिया, और सप्रेस होने के रीजन हमें जानेंगे। तो इसमें इवन इफ ए सिंगल टी इज प्रेजेंट इन जीनोटाइप में है, तो आगे जो है उसका जो फिनोटाइप होगा वो टाल ही होगा। देन कैपिटल टी स्मॉल टी आर होमोजाइगस। अब यहाँ देखिए ये भी खूब एग्जाम्पल पूछा जाता, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। जब सेम है, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, ये कैपिटल टी टाल के लिए और ये ड्वार्फ के लिए है, तो इसको होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और जब इस एलील में एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, तब इसी को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब ऐसा कंडीशन आया क्यों, इसको देखेंगे। फ्रॉम द क्रॉस इट कैन बी फाउंड दैट एलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर्स सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली 1 एलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। आप लोगों ने गैमीट फॉर्मेशन पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ाया है। देखा कि गैमीट का फॉर्मेशन, जैसे हमने क्रोमोसोम का एग्जाम्पल वहाँ लिया था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लेंगे। उसमें आपने देखा कि एक्स ये फीमेल में था और एक्स वाई मेल में था। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो जो यहाँ एग बने थे, एक एग में
यक्स ही गया और यहाँ एक में यक्स ही गया और इसी तरीके से एक में यहाँ यक्स गया और एक में वाई गया। तो यहाँ पे देखिए सेपरेट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी गैमीट के फॉर्मेशन के समय ये एलील जो है ये सेपरेट हो जा रहे हैं। तो किस तरीके से इसके लिए एक मेथड अपनाते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड। हालांकि उसको इस तरीके से बनाते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड में। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जैसे ए कैपिटल टी ले लिया और यहाँ पे स्मॉल टी ले लिया। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है। फर्स्ट जनरेशन में इस तरीके से ये बनाते हैं। और अब हम जब सेकंड जनरेशन की बात करें तो उसको हम सेकंड जनरेशन में जब इसमें सेल्फिंग होने दिया गया तो देखा गया कि इस तरीके से ए स्क्वायर बना। यहाँ पे हमने अब क्या लिया कि कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया और यहाँ पे लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब हम देखेंगे किस तरीके से हो जाता। यहाँ पे हम देखें कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा और फिर यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा और स्मॉल टी आ जाएगा। ये पुनेट स्क्वायर मेथड है, पुनेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दिया। लेकिन जब हम अपने नोटबुक में करते हैं या एग्जाम में करते हैं तो तिरछा न बना करके हम सीधे ऐसे बना लेते हैं। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया और यहाँ स्मॉल टी ले लिया। ये मेथड डिवाइस किया। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फर्स्ट जनरेशन का ये रिजल्ट था। इस तरीके से पुनेट स्क्वायर मेथड से हम इसको ये क्रॉस करा सकते हैं। यही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। अब विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो था वो तो 3:1 आया, 3:1 आया। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो जो था वो देखिए आप, यहाँ कैपिटल टी था और यहाँ ये 1 प्लांट था और 2 प्लांट जो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे और 1 प्लांट जो था स्मॉल टी था। तो अंदर हम झांक के तो देखने नहीं जा रहे हैं ना, हम देख ही सकते हैं कि उनका जीनोटाइप क्या है। उसके लिए हम आगे डिवाइस बताएंगे कैसे। लेकिन देखा गया कि जो जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1, ये सीबीएसई बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और यहीं से हमें ध्यान में कर लेना है। अब इसी के आधार पे उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, अब बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने कराया यानी सिंगल ट्रेड का जो स्ट्रक्चर लिया, इसके आधार पर मेंडल ने कौन कौन से रूल दिए। इसके बेस पे मेंडल ने 2 रूल्स दिए, ये ध्यान रखना है। पहला उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा क्या दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 2 रूल दिया। दूसरा रूल हमें यहाँ देखते हैं। दूसरा रूल उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये पूछा जाता है कि किस आधार पे दिया, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने दिया था। और तीसरा जो रूल्स दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसको भी मैं बाद में चर्चा करूंगा। अब यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोग समझ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। ये देखिए कार्ड फैक्टर, जिसको आज हम जीन कहते हैं, कि जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको फैक्टर उन्होंने कहा और आज हम जीन के नाम से जानते हैं। और बताया कि आकर्षिंग पेयर हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, विद 1 मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेटिंग ओवर द अदर डिसिमिलर। अगर ये डिसिमिलर हैं तो इसमें से 1 पेयर जो है डोमिनेंट होता है दूसरे पे, 1 जो ट्रेट होता है डोमिनेंट होता है दूसरे पे, यानी 1 एलील जो है दूसरे पे डोमिनेट होता है अगर डिसिमिलर है तो। और क्या, दिस ला एक्सप्लेन्स एक्सप्रेशन ऑफ ओनली 1 ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में बताया कि केवल एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। तो हमने देख लिया था जब टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में जो है क्रॉस कराया, तो या पहली जनरेशन में केवल जो है टाल प्लांट मिले थे। तो हम जान गए कि यहाँ टाल जो है, टाल वाला जीन जो है वो एलील जो है डोमिनेंट है और ड्वार्फ वाला रिसेसिव है। अब यहाँ पे एक समस्या आती है कि उन्होंने किस तरीके से ये समझें कि जो ये ऊपर से देखने में ये भी टाल है और ये भी टाल है फिनोटाइप में।
तो कैसे जाने कि कौन प्योर लाइन का है और कौन जो है प्योर लाइन का नहीं है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग जान रहे हैं कि ये प्योर लाइन का है और ये प्योर लाइन का नहीं है, लेकिन जब आपको प्लांट दिया जाएगा टाल ये भी है, टाल ये भी है, तो आप लोग नहीं बताएंगे। इसी के लिए एक प्रोविजन किया गया टेस्ट क्लास। अब टेस्ट क्लास में क्या किया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत हर बार चाहे जिस फार्म में पूछा जाए, सीबीएसई में पूछा ही जाना है। बच्चे बिल्कुल ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रॉस बिटवीन F2 प्रोजेनी एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट, यहाँ ध्यान देना है। F2 प्रोजेनी, क्रॉस बिटवीन F2 प्रोजेनी एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब देखिए, पहला आपने लिया था कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी लिया था, ठीक। तो पहले जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यहाँ भूल जाइए ये F1 जनरेशन है। अब हम इसी पे तुरंत देख लेते हैं। F2 जनरेशन में देखें कि ऐसा था, ये सेल्फ पॉलिनेशन किया गया था, और जब सेल्फ पॉलिनेशन किया गया था तो हमें किस तरीके से मिले थे, कैपिटल टी और फिर से जो है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले थे, और इसमें 1:2:1 का रेशियो था। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, F2 जनरेशन में हम देखें कि ये है ऑफ स्प्रिंग, ये है ऑफ स्प्रिंग, और किससे कराना है, F1 जनरेशन का जो रिसेसिव था, रिसेसिव ये था, इसके बीच में हमें क्रॉस कराते हैं। तो देख लेते हैं, अगर हम F2 जनरेशन में हमें पता चला 2 है, अब एक कैपिटल टी मिला है, एक कैपिटल टी मिला है, अगर इससे रिसेसिव से कराएंगे तो बिल्कुल पहले वाला जो था इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। तो इसका मतलब ये जानेंगे कि ये तो प्योर लाइन वाले थे। अब दूसरा हम देखते हैं कि अगर F2 जनरेशन का हमने जो हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया, अब इससे हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराएंगे तो इसका पहले गैमीट बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और इसमें भी इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्रॉस करा के देखते हैं, जब इसका क्रॉस कराएंगे देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। इसका इन दोनों से क्रॉस कराएंगे और इनका इन दोनों से क्रॉस कराएंगे तो देखें, यहाँ पे देखिए बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। सरप्राइजिंग रिजल्ट ये था कि अब देखा कि जो इनमें टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस में देखा कि 50% तो कैपिटल टी आए और 50% स्मॉल टी आए। 50% कैपिटल टी यानी 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया और 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया और 50% जो है न्यू कॉम्बिनेशन आया। इस तरीके से टेस्ट क्रॉस में ये पता चलता। अब टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन खूब पूछी जाती है। व्हेन वी क्रॉस बिटवीन द between the progeny of F2 generation with the parents of रिसेसिव ट्रेट्स वाले पेरेंट से क्रॉस कराया, तो इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पे इसी के बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया। दिस लॉ स्टेट्स दैट 2 एलील्स ऑफ पेयर सेग्रीगेट आर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेकेंड लॉ दिया उन्होंने, इसी के बेस पे बिल्कुल उन्होंने सेकेंड लॉ दिया, बताया कि द लॉ स्टेट्स दैट 2 एलील्स ऑफ पेयर सेग्रीगेट आर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कैसे ये सेपरेट हो गए, गैमीट फॉर्मेशन के समय ये सेपरेट हो गए। जैसे जिसने बताया कि ये एक साथ थे लेकिन गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो सेपरेट हो गए, ये एक साथ थे गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो ये भी सेपरेट हो गए। यही चीज बताया, इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते। प्योर गैमीट में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ, कोई मिक्सिंग नहीं हुआ, प्योर फॉर्म में वो सेग्रीगेट हो गए। इसके बाद इन होमोजाइगस पेरेंट्स ऑल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर। अब यहाँ कंडीशन क्या थी, होमोजाइगस पेरेंट्स में जो गैमीट्स प्रोड्यूस्ड हुए सिमिलर थे, व्हाइल इन हेट्रोजाइगस पेरेंट्स 2 काइंड्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि जो होमोजाइगस थे उनमें क्या थे, ये सेम टाइप के गैमीट बने, लेकिन जो हेट्रोजाइगस थे इसमें 2 टाइप के गैमीट बने, 2 टाइप के गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यानी सेग्रीगेट हो गया तभी बना। अब एक आता है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हम करें तो कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम
2 में ट्रेट में कराते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल जो है मिला है स्नैपड्रैगन। ये खूब पूछा जाता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है किस में देखने को मिलता है, बिल्कुल इसको ये याद रखना है। और इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, मिराबिलिस जलापा होता है। इसमें इन्होंने लिया कि रेड रेड फ्लावर लिया और जो है वाइट फ्लावर लिया। तो जो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि इस तरीके से आया। फर्स्ट जनरेशन में सभी सॉरी, यहाँ पे रेड हमें लेना था, मिस्टेक हो गया है। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर हम ये लेते हैं और यहाँ स्मॉल आर। और जो F1 जनरेशन में हुआ तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेंडल के रूल्स के अनुसार कैसा आना चाहिए था, रेड फ्लावर्स, लेकिन देखने को मिला इसमें पिंक फ्लावर्स आ गया। ये क्या था, ये पिंक फ्लावर हो गया, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ जो रेड का एलियस था कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ, हालांकि व्हाइट वाला दिखा नहीं, इसलिए ये हुआ डोमिनेंट, लेकिन रेड ना आके पिंक हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात आ गई। अब इसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज डोमिनेंस। हमने बता दिया है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 2 कॉपीज ऑफ जीन व्हिच नीड नॉट बी आइडेंटिकल। जो डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड आपने पढ़ा कि जैसे ह्यूमन बींग में भी देखा, ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई है, ये डिप्लॉयड है, जहाँ क्रोमोसोम क्या है, पेयर में पाए जा रहे हैं, यानी 2n पाए जा रहे हैं। तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ जीन। 2 कॉपीज क्या हुआ, इसका एक 1 कॉपी एक्स एक्स हुआ और इसका भी 2 कॉपी हुआ एक्स वाई हुआ। तो 2 कॉपी तो हो गई, इसको आप लोग जान रहे हैं। तो क्या हुआ, which need not be identical, कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो। इन एंड हैव माइनर अल्ट्रेशंस, वहाँ पे एक्सचेंज होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। सपोज ए नॉर्मल जीन प्रोड्यूसेज ए प्रोडक्ट पी। अब कैसे कोई, हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो प्रोटीन की वजह से होता है, और जो प्रोटीन्स होता है वो जीन्स से बनता है। अगर जीन्स जो है कंप्लीटली एक्टिव नहीं रहा तो क्या होगा, वो करेक्टर डेवलप्ड नहीं होगा। सपोज ए नॉर्मल जीन प्रोड्यूसेज ए प्रोडक्ट पी, देन द अल्टर्ड वर्जन ऑफ इट मस्ट प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट पी। अब नॉन फंक्शनल हो जाएगा, नो प्रोडक्ट, या कभी कभी जो है नॉन फंक्शनल प्रोड्यूस करता है, या फिर जो है ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो वो ट्रेड डेवलप्ड ही नहीं होगा। हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स आगे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ और क्लियर करेंगे। लेकिन सीबीएसई में खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराया, तो क्या रीजन हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट अपीयर नहीं हुआ, यानी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बनाया, इसलिए वो नहीं हुआ। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, वो पर्टिकुलर जीन जो था वो एक्टिव नहीं था। द altered version of gene must not perform the function that a normal gene perform. It must affect the phenotype. और इसीलिए इसने एक्सप्रेशन को रोका। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि जो ड्वार्फ प्लांट था वो फर्स्ट जनरेशन में क्यों नहीं अपीयर हुआ। हमने बताया फिजिकल अपीयरेंस के लिए एक प्रोडक्ट बनता है, चाहे जैसे अगर हम पार्ट लेते हो, उसका सीड लेते तो वहाँ प्रोटीन बनता, कहीं स्टार्च बनता है। तो जिस वजह से ड्वार्फ प्लांट आता था, फिजिकल अपीयरेंस होता था, वो प्रोडक्ट नहीं बना। और वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, प्रोडक्ट बनाने के लिए जीन चाहिए। तो 1 जीन 1 एंजाइम थियरी आगे पढ़ेंगे, वो जीन एक्टिव नहीं रहा इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं बना, वो सप्रेस हो गया। और टाल वाला जीन एक्टिव रहा, वो प्रोडक्ट बनाया, इसलिए वो डोमिनेंट हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम ये जानेंगे, शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज हम इसको स्टॉप करते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको यहाँ पे हमने तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता दिया, टेस्ट क्रॉस भी बता दिया। आगे हम जानेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यहाँ भी बताया, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस था, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था।
और किसके बेस पे निकाला था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। मेंडल के जो फर्स्ट 2 लॉज थे, दे वर बेस्ड ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जो तीसरा लॉ था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस। आगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के भी बारे में जानेंगे। तो हम वहाँ पे जब कोडोमिनेंस बताएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थोड़ा से फिर से रिपीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।